वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रांति। आप लोगों के डिमांड पे जैसा कि आप लोग बोल रहे थे टेस्टिंग का 4 यूनिट, 5th यूनिट और 6 यूनिट का ये वीडियो लेक्चर बनाने के लिए, तो आप लोगों के डिमांड पे मैं 4th यूनिट का वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो जिसका टॉपिक है हमारा टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। इससे पहले हमने मशीन टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन पढ़ लिए हैं और जनरल इंट्रोडक्शन और कुछ जो सेफ्टी रूल होते हैं फर्स्ट यूनिट में, बेसिक फंडामेंटल जो टेस्टिंग का होता है वो सभी चीज़ पढ़ लिए। तो आइए हम देखते हैं आज ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग और फिर मेंटेनेंस देखेंगे और यहाँ से 18 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है कि लिस्ट आउट द वेरियस टेस्टिंग ऑन ट्रांसफार्मर। एकदम सिलेबस वाइज जितने भी टॉपिक है यहाँ कंसीडर किए गए हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है ये आपको पता ही होगा कि एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो कि स्टेप अप करता है वोल्टेज या फिर करंट को एट ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। वैसे बहुत सारे ट्रांसफार्मर होते हैं वो फ्रीक्वेंसी को भी अप डाउन करते हैं और भी बहुत सारे हैं पावर फैक्टर के अप डाउन भी करने वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। वोल्टेज जस्ट यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं वोल्टेज और करंट को जो कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे अप डाउन करते हैं। अप डाउन मतलब अप मतलब बढ़ाना, डाउन मतलब घटाना। चलिए, ये सभी चीज़ आई होप पता होगा, 4th सेमेस्टर में ही आप पढ़े होंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें जो टेस्ट होते हैं कि टाइप टेस्ट में क्या क्या आता है। तो टाइप टेस्ट में जनरली मेजरमेंट ऑफ डीसी रेजिस्टेंस आते हैं, वो आगे हम देखेंगे वाले हैं। और दूसरा है कि टेम्परेचर राइज टेस्ट। तीसरा इंपल्स वोल्टेज विद स्टैंड टेस्ट, कितना वो इंपल्स वोल्टेज को सह सकता है, ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। फिर पोलैरिटी टेस्ट करेंगे और फिर वोल्टेज रेशियो टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट वन जो है रूटिंग टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ आते हैं वो है मेजर ऑफ डीसी रेजिस्टेंस। जनरली कुछ जो टॉपिक है इसमें भी आ जाते हैं। फिर पोलैरिटी टेस्ट है, फिर फेज आउट टेस्ट है, फिर मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट जिसको हम कोर लॉस या फिर आयरन लॉस भी कहते हैं, आयरन लॉस टेस्ट। और अपना 5वां टेस्ट है हाई वोल्टेज टेस्ट। नेक्स्ट वन जो स्पेशल टेस्ट होता है जो कंज्यूमर के डिमांड पे, जो भी कस्टमर मशीन या फिर ट्रांसफार्मर लेते हैं उनके डिमांड पे जो परफॉर्मेंस मतलब टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, उसमें आता है नॉइज लेवल टेस्ट और दूसरा आता है हार्मोनिक, कितना ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, और जीरो फेज सीक्वेंस टेस्ट किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस टेस्ट किया जाता है और फिर जीरो सीक्वेंस इंपेडेंस टेस्ट किया जाता है। ये सभी को आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आइए हम देखते हैं कि ये जो दूसरा हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द कंडक्टिंग फॉलोइंग टेस्ट। ये सभी टेस्ट अभी जो हमने आपको बताया है ये सभी आपके सिलेबस में, इस टेस्ट को आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट नंबर का जो टेस्ट है वो है, मैं आपको थोड़ा क्रैश कोर्स है तो मैं डीपली नहीं जाऊंगा, आई होप ये सभी चीज़ आप पढ़े ही होंगे, नजदीक में एग्जाम है तो इसलिए ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। तो सिंपली आप इस टेस्ट को कंफर्म करेंगे। पहला है कि मेजरमेंट ऑफ वाइंडिंग टेस्ट। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, मतलब वाइंडिंग का मेजरमेंट करेंगे कितना वाइंडिंग रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू मेजर वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, सिंपली आप यहाँ से लिख सकते हैं जो एक्चुअल वैल्यू होता है और जो डिजाइनिंग वैल्यू होता है उन दोनों का डिफरेंस चेक किया जाता है कि 0 के इक्वल है या फिर 0 से मोर देन है। तो अगर वेरिएशन किसी तरह का होता है तो फिर से उसको रीडिजाइन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं कि इसका जो कुछ नहीं है, बस इसका जो ये जो मेजर क्या बोलते हैं वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो मेजर किया जाता है किस तरह से किया जाता है। सिंपली ट्रांसफार्मर के पहले वाले साइड में, प्राइमरी साइड में अमीटर और वोल्टमीटर लगाया जाता है और अमीटर से करंट को मेजर किया जाता है और वोल्टमीटर से वोल्ट को मेजर किया जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा ओम्स लॉ से R इक्वल टू होता है VI, तो यहाँ से जब V अपन I का रेशियो होगा तो यहाँ से हमें R निकल जाएगा, यानी कि जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो होगा वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये था वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजर करने का तरीका। अब दूसरा है टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग मैग्नेटाइजिंग करंट या फिर कोर लॉस करंट, इसी को बोलते हैं हम नॉन लोड करंट, इसी को हम बोलते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। ये हम ओपन सर्किट टेस्ट आपने फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा और यहाँ भी पढ़ने को है जो कि नेक्स्ट ये टॉपिक में है। तो यहाँ भी इसमें सिंपली जब मैं वहाँ पढ़ाऊंगा तो वही चीज़ यहाँ भी लिखना है। ये टेस्ट चाहे आप नो लोड टेस्ट पूछे या आपका ओपन सर्किट टेस्ट पूछे, दोनों में एक ही चीज़ लिखना है। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, फिगर थोड़ा देख लीजिएगा, फिगर से अच्छे खासे मार्क आ जाते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम और फिगर पे नीट एंड क्लीन बनाइएगा तो 2 मार्क तो वैसे भी आ जाएंगे आपके। और जब अभी हम देखेंगे कि ये जो मेजरमेंट ऑफ इंपेडेंस और फिर लोड लॉस जिसे हम कॉपर लॉस टेस्ट भी बोलते हैं, ये शॉर्ट सर्किट के अंदर आता है। जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ेंगे तो ये भी उसी के अंदर आ जाएगा जनरली। तो जनरली ये सभी क्वेश्चन उतना पूछने वाला नहीं है, तो आपको ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते। ये दोनों जो टेस्ट है जब हम ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ाएंगे ट्रांसफार्मर का आगे में तो वो ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन जो है वो है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन चेक करने के लिए जो टेस्ट करते हैं उनका रेजिस्टेंस चेक करने के लिए ये टेस्ट होता है वो। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बिफोर कमीशनिंग द ट्रांसफार्मर, कमीशनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग करना। ठीक है, ट्रांसफार्मर को जब हम ऑपरेट करेंगे उससे पहले ये जानना जरूरी होता है कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो ट्रांसफार्मर का जो स्पेसिफाइड वैल्यू है, जो उसका डिजाइन वैल्यू है, उससे ग्रेटर देन है या नहीं। ठीक है, अगर लेस देन होगा तो जैसे ही हम ऑपरेट करते हैं तो इंसुलेशन हमारा ब्रेक हो जाएगा और डाइलेक्ट्रिक लॉस होने के कारण हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए यानी कि कमीशनिंग करने से पहले हम इस तरह के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या पॉइंट को कि इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है मैगर से। और मैगर का फिगर आप दे दीजिएगा, यहाँ फिगर कंसीडर नहीं किया गया तो आप मैगर का फिगर सिंपली गूगल से पिक डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से देख के बना लीजिएगा। फिगर देने से आपका अच्छा खासा मार्क आ जाएगा। तो देखिए मैगर टेस्ट फॉर इंसुलेशन आर कैरीड आउट बिटवीन वाइंडिंग एंड बिटवीन कोर एंड क्लैंपिंग बोल्ट्स। ठीक है, बॉल्स और वाइंडिंग के बीच इनको सेट किया जाता है मैगर को और उससे मापा जाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस को। द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ईच वाइंडिंग इज टर्न टू ऑल अदर वाइंडिंग कोर एंड फ्रेम फॉर टैंक कनेक्टेड टुगेदर एंड ऑल शैल बी मेजर एंड रिकॉर्डेड फॉलोइंग टेबल एंड फॉर मेगा टेस्ट। और सिंपली मेगा टेस्ट से जो
जो भी वैल्यू आते हैं उनको हम एक टेबल के जरिए इस तरह से मेजर करते हैं और देन फाइंड आउट करते हैं अपना इंसुलेशन। सिंपल ही है, आपको बस कोड में बता रहा हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं लेके जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये है जो 2019 में पूछा जा चुका है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ठीक है। इंड्यूस ओवर वोल्टेज विद स्टैंड टेस्ट है। अभी हम देख सकते हैं कि दिस टेस्ट इस टाइप ऑफ रूटिंग टेस्ट, ये एक रूटिंग टेस्ट का टाइप है। जैसा कि मैंने पहले शुरुआती दौर में ही बता दिया कि रूटिंग टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं जो कि परफॉर्म किया जाता है ऑल ट्रांसफार्मर पे। क्योंकि आपको पता होगा जो रूटिंग टेस्ट होते हैं वो सभी ट्रांसफार्मर में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। और टाइप टेस्ट जो होता है वो जनरली जो 100 ट्रांसफार्मर होते हैं, 10 ट्रांसफार्मर, उसमें से जनरली रेंडमली किसी 2-3 ट्रांसफार्मर को उठा के उसमें परफॉर्म किया जाता है, सेम डिजाइन का अगर ट्रांसफार्मर होता है तो। अब दिस टेस्ट इज स्टार्टेड बाय इंक्रीजिंग अप्लाइड वोल्टेज नॉट ग्रेटर देन 1/3 ऑफ टेस्ट वोल्टेज एंड वोल्टेज इज देन इंक्रीज रैपिडली एंड फुल टेस्ट वोल्टेज वैल्यू ऑफ 60 सेकंड, ठीक है। अब देखो नाम से यह है स्पष्ट है कि इंड्यूस ओवर वोल्टेज विथ स्टैंड। विथ स्टैंड का क्या मतलब हुआ? विथ स्टैंड का ये मतलब हुआ कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो कितना इंड्यूस ओवर वोल्टेज को सह सकता है, कितना उसको पावर है सहने का। तो ये जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो 1/3 अगर मान के चलिए उसका रेटिंग है 30, ठीक है, तो उसका 1/3 पार्ट जो है ज्यादा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 40 वोल्ट या फिर आप बोल सकते हैं किलो वोल्ट, ठीक है, या फिर किलो वाट पावर ज्यादा दिया जाता है, ठीक है। अगर उसका रेटिंग 40 वोल्ट का है तो उसको 50 मतलब इसका ये मतलब हुआ कि अगर उसका 30 वोल्ट रेटिंग है, मतलब उसमें रेटिंग जो प्लेट होता है, नंबर प्लेट है, उस पर अगर 30 वोल्टेज रेटिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसको 1/3 पार्ट ज्यादा वोल्टेज दिया जाता है, यानी कि 40 वोल्ट उसको दिया जाएगा और उस पर देखा जाएगा कि उसका जो परफॉर्मेंस है ट्रांसफार्मर का कैसा रह रहा है, ठीक है। आई होप इस बात को आप समझेंगे। और ये जनरली सिर्फ 60 सेकंड तक ही दिए जाते हैं। अगर इससे ज्यादा दिया जाएगा तो जो हमारा ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन है वो ब्रेक डाउन हो सकता है और हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो बेकार हो सकता है। और आप इसमें देख सकते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज शुड बी ट्वाइस ऑफ द रेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। जो फ्रीक्वेंसी है उसका दुगुना होना चाहिए। अगर 50 हर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी है तो उसमें हम 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से उनको सप्लाई देंगे, यानी कि वोल्टेज देंगे, ठीक है। मोर देन ज्यादा वोल्टेज देते हैं और हम चेक करते हैं कि कितना इंड्यूस वोल्टेज को सह सकता है। चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं इनका यूजिंग द पर्पस ऑफ यूजिंग डबल फ्रीक्वेंसीज टू अवॉइड एक्सेसिव एक्साइटेशन करंट ड्यूरिंग टेस्ट। द डबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई इज ऑब्टेन फ्रॉम द सेपरेट अल्टरनेटर, ठीक है। ये जो डबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई जो दी जाती है ट्रांसफार्मर में वो डबल सेपरेट अल्टरनेटर के जरिए दी जाती है। ये सभी पॉइंट आपको कंसीडर करके वहां लिखना है। आगे देख सकते हैं कि व्हेन द टेस्ट फ्रीक्वेंसी एक्सीड ट्वाइस ऑफ द रेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट शैल बी, देन हम इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट नॉट लेस देन द 15 सेकंड। ऑल्सो सो दैट दिस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड फ्लैश टेस्ट। फ्लैश का मतलब होता है जैसे टॉर्च होता है, टॉर्च को क्या करते हैं चलाते हैं बंद करते हैं, एकाएक जैसे ही हम टैप करते हैं तो जल जाता है फिर बंद हो जाता है, तो फ्लैश, इसीलिए इसको हम फ्लैश टेस्ट देते हैं क्योंकि ये 60 सेकंड के लिए ही ऑपरेट किए जाते हैं। और ज़्यादा देर तक अगर हम ऑपरेट करेंगे तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो ब्रेकडाउन हो सकता है और खराब हो सकता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि सेपरेट सोर्स वोल्टेज विद स्टैंड टेस्ट। दिस टेस्ट इज द पावर फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ये एक पावर फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर का जो कि परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। और दिस टेस्ट इज मेड विद द हेल्प ऑफ सिंगल फेज एसी वोल्टेज ऑफ साइनोसाइडल वेवफॉर्म एज फार एज पॉसिबल एंड इट इज फ्रीक्वेंसी नॉट लेस देन द 80% ऑफ द रेटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और आगे देख सकते हैं कि द टेस्ट इज स्टार्टेड एट द वोल्टेज नॉट ग्रेटर देन द 1/3। इसमें जो है 1/3 पार्ट से जो ज़्यादा वोल्टेज नहीं होना चाहिए और रैपिडली इंक्रीज टू टेस्ट वोल्टेज वैल्यू। द फुल टेस्ट इज अप्लाइड 16 सेकंड बिटवीन वाइंडिंग अंडर, जस्ट लाइक जो अपने अभी हमने आपको बताया ये विद स्टैंड टेस्ट इंड्यूस ओवर वोल्टेज विद स्टैंड टेस्ट, वही चीज़ सिंपली इसमें भी आप लिख दीजिएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें भी 16 सेकंड के लिए और 1/3 पार्ट ज़्यादा वोल्टेज को दी जाती है। नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन है इंपल्स वोल्टेज विद स्टैंड टेस्ट क्या होता है। ये देखो दिस टेस्ट इज कंसिडर अंडर टाइप टेस्ट और इस टेस्ट को जो टाइप टेस्ट के अंदर रखा जाता है। इन अ प्रैक्टिस द ट्रांसफार्मरिंग इज सब्जेक्टेड टू लाइटनिंग स्ट्रोक। अब इंपल्स तो पता ही होगा, इंपल्स का मतलब होगा लाइटनिंग स्ट्रोक के जरिए जो इंपल्स आता है, एकाएक ऐसा वोल्टेज जो मतलब लिमिट से ज़्यादा मिल जाता है तो उसको हम इंपल्स बोलते हैं। थोड़ा समय के लिए जो वोल्टेज आता है और ज़्यादा मात्रा में आते हैं उसे हम इंपल्स बोलते हैं। आपने पढ़ा ही होगा पिछले प्रीवियस सेमेस्टर में। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है वो प्रैक्टिस मतलब जो प्रैक्टिकल तरीके से अगर हम बात करें तो वो लाइटनिंग स्ट्रोक और स्विचिंग सर्ज से उसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जनरली क्योंकि वो आउटडोर में रखा जाता है, बाहर में रखा जाता है तो लाइटनिंग स्ट्रोक के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए जब टेस्ट किया जाता है तो उस दौरान ये देख लिया जाता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो कितना सर्ज वोल्टेज या फिर इंपल्स वोल्टेज को झेल पाता है या नहीं। इसी टेस्ट को हम बोलते हैं इंपल्स या फिर सर्ज वोल्टेज टेस्ट। इसमें हम टेम्परेचर राइज टेस्ट देते हैं, ठीक है। इसमें हम और यही मतलब ये था हमारा इंपल्स टेस्ट। और अपना अगला टेस्ट है वो है टेम्परेचर राइज टेस्ट ऑफ ऑयल एंड वाइंडिंग। अब नाम से ही स्पष्ट है, जो चीज़ लिखा हुआ है उसी को आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके लिख देना है कि क्वेश्चन है आपका कि टेम्परेचर राइज टेस्ट ऑफ ऑयल का टेम्परेचर राइज होगा और वाइंडिंग का टेम्परेचर राइज होगा, उसी को कैसे टेस्ट करेंगे। तो पहले जो नॉर्मल कंडीशन में हमारा वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और जो टेम्परेचर उसको टेस्ट कर लेंगे और हम फुल ऑपरेशन देंगे, मतलब जितना देर ट्रांसफार्मर ऑपरेट होता है उसको ऑपरेट करेंगे और देन दोनों को इक्वेटिंग करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर हुआ इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ और ट्रांसफार्मर किस तरह से बिहेव कर रहा है। और इस तरह इस फॉर्मूले से हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। RT2/RT1 = 2.34
234.5 T + T2 ये फार्मूला है, इससे फाइंड आउट करते हैं हम टेम्परेचर। आई होप जब आप इसे पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन जो है वो है कि एक्सप्लेन बैक टू बैक टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विद नीट स्केच। ठीक है, डिफरेंट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर डिटरमाइनिंग करने के डिफरेंट मेथड है। पहला बैक टू बैक टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और तीसरा है हमारा ओपन टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट आई होप आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो मेरे पिछले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं, जो कि मैंने 4th सेमेस्टर के लिए बनाया था ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। और ये बैक टू बैक टेस्ट क्या होता है? बैक टू बैक टेस्ट को हम रिजनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें एक मशीन या फिर हम यहाँ अगर हम ट्रांसफार्मर को कंसीडर करते हैं तो ट्रांसफार्मर को ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये ट्रांसफार्मर T1 है और ये हमारा ट्रांसफार्मर T1 है, तो इसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली कपल कर दिया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली कपल किया जाता है, तो इस ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होता है इस ट्रांसफार्मर के इनपुट के लिए काम करता है, और इस ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होता है इस ट्रांसफार्मर के इनपुट के लिए काम करता है। तो वही होता है बैक टू बैक टेस्ट, यानी कि इसका सप्लाई उसको दिया जाता है और उसका सप्लाई इसको दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि पावर सेविंग काफी ज्यादा हो जाती है। यही चीज यहाँ परफॉर्म किया गया और यही चीज यहाँ फिगर में आपको कंसिडर किया गया। फिगर आप बना देते हैं तो 2 मार्क वैसे मिल जाएगा और आपको, और आप रिजनरेटिंग ब्रेक की रिजनरेटिंग टेस्ट जो है वो अगर आप लिख देते हैं तो इससे भी अच्छा खासा आपका मार्क आ जाएगा। और ये चीज़ आपको पता ही होगा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, कि ट्रांसफार्मर को इधर से शॉर्ट सर्किट किया जाता है और शॉर्ट सर्किट जैसे ही किया जाता है तो उससे हमारा कोर लॉस फाइंड होता है। यही चीज़ वहाँ लिखल है कि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उससे कॉपर लॉस फाइंड आउट करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, और इंपीडेंस और रिएक्टेंस फाइंड आउट करते हैं। और जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है उसमें हम जो है इसमें एक साइड जो हमारा सेकेंडरी साइड होता है उसको हम ओपन रखते हैं, और ओपन रखने की वजह से हमें ये जो फ्लक्स होगा इसी के अंदर घूमते रहेगा, और इससे हमें कोर लॉस या फिर जिसको आयरन लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। यही सब चीज़ें जो कि आपको पता ही होगा। फिर है हमारा ओपन डेल्टा टेस्ट। ठीक है, ये हमारा ओपन है और डेल्टा टेस्ट है, और एक ओपन होता है दूसरा डेल्टा के कनेक्शन में होता है, क्योंकि 3 फेज वायरिंग में 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, एक स्टार होता है एक डेल्टा होता है। तो ये ओपन डेल्टा है, मतलब खुला हुआ डेल्टा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी साइड है ये ओपन डेल्टा है और इधर भी ओपन डेल्टा है, तो इसे बोलते हैं हम ओपन डेल्टा टेस्ट। ठीक है, ये हमारा सप्लाई कनेक्शन है, इधर ये हमारा सेकेंडरी साइड है। और ये जब आई होप आप जब ये पढ़िएगा तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसे प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये चीज़ जो यहाँ लिखा हुआ है, जो फिगर में कंसीडर किया गया है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इससे आपको याद करने में आसानी होगा। चलिए नेक्स्ट वन जो है वो है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या फिर रूटीन मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्या किया जाता है कि अब आइए देखते हैं हम इसमें ट्रांसफार्मर विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर 11 kV और इतना जो है 430 मतलब 33 वोल्ट इज स्टैंडर्ड वोल्टेज रेटिंग। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है जो कि 11 kV को कन्वर्ट करके हमारे घरों तक पहुंचाते हैं 433 वोल्टेज तक। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या फिर रूटीन मेंटेनेंस क्यों करना जरूरी है, और उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए अब in distribution transformer major fault not develop in future and to prevent for burning out, damage, breakdown etc due to care is taken by preparing the plant schedule of maintenance which it can be called as preventive maintenance। अब सिंपल ये मेंटेनेंस किस लिए करते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई तरह का ब्रेकडाउन ना हो, कोई तरह का गड़बड़ी ना हो। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पूछे या फिर जनरल ट्रांसफार्मर पूछे तो प्रिवेंटिव या रूटिंग मेंटेनेंस हम इसलिए करते हैं ताकि फ्यूचर में कोई तरह का डैमेज या फिर फॉल्ट इक्योर ना हो, जिससे हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ब्रेकडाउन ना हो। सिंपल यही चीज़ लिखना है आपको। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो आप याद किए होंगे यही चीज़ यहाँ भी लिख देना है। ठीक है, और रूटीन मेंटेनेंस जो है कि रूटीन मेंटेनेंस जो है थोड़ा ऊपरी प्लान करके किया जाता है, मतलब वो डेली बेसिस पे किया जाता है। ये सभी चीज़ आपको मैंने 3rd लेक्चर में ही बताया था। चलिए नेक्स्ट वन जो है वो है पीरियड चेक फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ऑयल एंड सिलिका जेल। ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल एंड चेक और रिप्लेसमेंट। तो ट्रांसफार्मर ऑयल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ऑपरेटिंग कंडीशन को बनाए रखने के लिए, अगर इसीलिए हमें समय समय पर ट्रांसफार्मर ऑयल को चेक करना चाहिए और उसका रिप्लेसमेंट करना चाहिए। चेक करके अगर खराब है ऑयल तो उसे हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो वही चेकिंग करेंगे। तो यहाँ पॉइंट लिखा है, आपको लिखना है कि ट्रांसफार्मर ऑयल इज एन इंसुलेटर बिटवीन द मेटल पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड वायरिंग विद इन द टैंक। तो पहले आप जो ऑयल का इंपॉर्टेंस है ट्रांसफार्मर वो आपको लिख देना है कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो इंसुलेटर का काम करता है मेटल पार्ट और ट्रांसफार्मर वायरिंग के बीच में। अब दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ओवर टाइम द ऑयल कैन बी कॉन्टेंट विद मॉइस्चर और क्रिएट कंबसल गैस। ज़्यादा दिन तक यूज होने के बाद ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल में मॉइस्चर कंटेंट हो जाता है और कंबसल गैस कुछ जनरेट हो जाते हैं, जिस वजह से जो हमारा ऑयल है वो खराब हो जाता है। इसलिए हमें रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। यही चीज़ वहाँ लिखा हुआ है कि इसलिए हमें रिप्लेसमेंट करना चाहिए और पीरियडिकली रिप्लेसमेंट करना चाहिए। फिर है सिलिका जेल जो कि कंजर्वेटर में दिया जाता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे आपको पता होगा, अगर आपने 4th सेमेस्टर में ट्रांसफार्मर अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जो प्रीवियस लेक्चर को देखिए, उसमें हमने बताया है। और दूसरा सिलिका जेल इज यूज्ड फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मॉइस्चर इन द ट्रांसफार्मर, ऑब्सेंस ऑफ विच द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑयल गैस डाउन। जैसे कि अभी हमने आपको बताया ये ब्रीथर में यूज किया जाता है मॉइस्चर को सूखने के लिए, तो इसका भी जरूरी है टाइम टू टाइम रिप्लेसमेंट करना। अब दूसरा क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि पैरेलल ऑपरेशन हम क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर का, चाहे वो सिंगल फेज हो या 3 फेज ट्रांसफार्मर हो। तो इसीलिए करते हैं क्योंकि एक ट्रांसफार्मर से हमारा लोड जो होता है कंज्यूमर जो भी कंज्यूमर है उसका जो डिमांड होता है लोड का या फिर फैक्ट्री में वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं।
और सिंपली मैं आपको बता दूं और आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ रहेगा कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं पैरेलल इसलिए करते हैं कि मान के चलिए एक ट्रांसफार्मर एट ए टाइम खराब हो जाए या फिर मेंटेनेंस करने का जरूरत हो तो दूसरा ट्रांसफार्मर जो है ऑपरेट होता रहे। इससे इस बात को मैंने अल्टरनेटर में भी बताया था कि पैरेलल अल्टरनेटर को पैरेलल में क्यों किया जाता है, और वही बात यहाँ भी है ट्रांसफार्मर को क्यों किया जाता है। दोनों चीज़ एक ही है, यहाँ से डाटा कुछ चेंज हो जाएगा। अब इसका रीजन क्या है, क्यों हम मतलब कंडीशन क्या है पैरेलल ऑपरेशन करने का, तो यहाँ आप अल्टरनेटर में यही बात लिख सकते हैं और ट्रांसफार्मर में भी यही बात लिख सकते हैं। पहला बात कि दोनों ट्रांसफार्मर है या फिर अल्टरनेटर है उसका सेम वोल्टेज होना चाहिए और इंपीडेंस रेशियो भी सेम होना चाहिए और पोलैरिटी भी सेम होना चाहिए और फिर फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए और केवीए रेटिंग दैट मींस पावर रेटिंग भी सेम होना चाहिए। अब हम क्यों करते हैं पैरेलल ऑपरेशन, वैसे मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा डिमांड होता है पावर का ज़्यादा तो उस वजह से हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। दूसरा बात, अगर एक ट्रांसफार्मर किसी बार कन्वर्स ब्रेकडाउन हो जाता है तो दूसरा जो ट्रांसफार्मर है वो कंटिन्यूस सप्लाई देते रहेगा। और तीसरी बात ये भी हम लिख सकते हैं कि जो हमें मान के चलिए किसी ट्रांसफार्मर का हमें मेंटेनेंस करना है तो दूसरा ट्रांसफार्मर एट ए टाइम वो यूज होगा और कंटिन्यूस सप्लाई देते रहेगा। यही सब चीज़ है आपका रीजन। अब इसी तरह से पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, जो कि सिर्फ आपका फिगर यहाँ चाहिए, बाकी बात सब चीज़ वही लिखना है। चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं लोड शेयरिंग क्या होता है। लोड शेयरिंग मतलब क्या है, ये एक ट्रांसफार्मर T1 और ये एक ट्रांसफार्मर T2 है। इन दोनों को मान के चलिए इस फैक्ट्री में सप्लाई देना है तो ये दोनों इसी फैक्ट्री में सप्लाई दे रहा है, मतलब शेयरिंग लोड शेयरिंग कर रहा है, लोड को शेयर कर रहा है आपस में, तो ये होता है लोड शेयरिंग। और लोड शेयरिंग करने के लिए पैरेलल कंडीशन में होना जरूरी है। और पैरेलल कंडीशन में क्या क्या उनके कंडीशन है ये सभी आपको मैंने पहले बता दिया कि उनका जो फेज सीक्वेंस है, पावर रेटिंग है और जो टर्न रेशियो है, इंपीडेंस है, केवीए रेटिंग, ये सभी सब सेम होना चाहिए। यही चीज बात यहाँ लिखा हुआ है। मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है। आप लोड शेयरिंग का यहाँ डायग्राम बना सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर E1 है और ये E2 है, दोनों एक ही लोड को शेयर कर रहा है, यानी कि E1 और E2 मिलकर यहाँ आउटपुट में वोल्टेज दे रहा है दोनों। तो यहाँ चूंकि आप इसे लिख सकते हैं, जो हमारा इंड्यूस वोल्टेज होगा और जो लॉस होगा वो इक्वल टू होगा आउटपुट का, यानी कि जो मान के चलिए अगर 10 वोल्ट इंड्यूस किया और 5 वोल्ट यहाँ लॉस हो गया तो मिला कितना 5 वोल्ट, यही हमारा आउटपुट हुआ कि नहीं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कि जो हमारा ये E1 E2 ये ट्रांसफार्मर 1 के लिए है और ये ट्रांसफार्मर 2 के लिए है। अब दूसरी बात हम ये जानते हैं कि अगर पैरेलल ऑपरेशन में है, मतलब पैरेलल कंडीशन में ट्रांसफार्मर है तो E1 और E2 इक्वल होना चाहिए। जो फेज सीक्वेंस है या फिर जो रेटिंग है वो सेम होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E1 बराबर I1 Z1 और E2 Z2। तो यहाँ से I1 निकाल सकते हैं। और दूसरी बात हम ये भी लिख सकते हैं कि जो I1 प्लस I2 इक्वल होता है वो IL होता है। कैसे आप देख सकते हैं, ये जो I1 करंट है, जस्ट एक मिनट, ये आप देख सकते हैं ये जो I1 करंट है और ये I2 करंट है, ये दोनों मिलकर IL के इक्वल हो रहा है। अगर ये 5 एम्पियर करंट दे रहा है और ये भी 5 एम्पियर करंट दे रहा है तो IL में हमको क्या मिलेगा, यानी कि जो लोड करंट होगा वो हमारा क्या होगा 10 एम्पियर होगा। तो दोनों को ऐड करके हो रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं IL इक्वल टू I1 प्लस IL। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह का रेशियो आ जाएगा कि I2 बटे I1 इक्वल टू Z1 बटे Z2। और इसी तरह से आप इसे देख सकते हैं, ये होता है S2 बटे S1 इक्वल टू Z2 बटे Z2। तो ये तो फाइनल आपका चौथा यूनिट आपका कंप्लीट हो गया। जस्ट मैं आपको लिए नेक्स्ट यूनिट का लेक्चर बनाऊंगा और आप लोग को शेयर कर देना है वीडियो को, ताकि और लाइक करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का लेक्चर कल या परसों आ जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक